ठीक। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। तो एक बार भाई क्लियर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैसेज डाल दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। तो चलिए, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि आज की जो अपनी क्लास है, हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0, एनवीएस, केवीएस, दिल्ली ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस के लिए, साइंस बायोलॉजी 9-10 वर्ग के लिए, साइंस बायोलॉजी 9-10 वर्ग के लिए मतलब टीजीटी के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग अशोक जी, गुड मॉर्निंग शैलजा जी, गुड मॉर्निंग ऋषि जी, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए, सेकंड है एनवीएस टीजीटी साइंस 2024 के लिए, थर्ड है एमपी टेट वर्ग 2 मेंस साइंस के लिए, जिसमें आपको 3 अध्यापक आपके पढ़ाते हुए दिखेंगे। केमिस्ट्री आपके डॉक्टर महेश सिंह सर, बायोलॉजी आपके आकाश सर, फिजिक्स आपके इंजीनियर हारिस मुस्तफ़ा सर। तो जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और वो बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम चीज़ें क्या प्रोवाइड करेंगे सर? तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार आप लोग भाई क्लियर लिखिए, ऑल क्लियर लिखिए। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो बताइए, तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। एक बार भाई आप लोग क्लियर कर दीजिए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए आज की क्लास को भाई। कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। चलिए हम लोग लेते हैं पहले सवाल को, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग लिपिड इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड प्लाज्मा झिल्ली में नहीं पाया जाता? पहला सवाल। चलिए, ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। पहला सवाल देखिए और जवाब दीजिए भैया। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, गुड मॉर्निंग प्रीति जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, जवाब दीजिए। कौन सा लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा? आपसे बोल रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग लिपिड इज नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये लिपोप्रोटीनियस होता है। कैसा होता है? लिपो प्रोटीनियस होता है। प्रोटीनियस होता है मतलब लिपिड और प्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है, ये हम लोगों को पता है। तो बताइए कौन सा लिपिड नहीं पाया जाएगा? जवाब आ रहा है फर्स्ट का डी। कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं। भाई जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। फर्स्ट का डी भी आ रहा है, फर्स्ट का सी भी आ रहा है। हम ध्यान देते हैं, हमको पता है ये है आपका ए वाला फास्फोग्लिसराइड, जिसे हम फास्फोलिपिड बोलेंगे। फास्फोग्लिसराइड को ही हम फास्फोलिपिड मान लेते हैं। और बताइए फास्फोलिपिड करता क्या है सेल मेम्ब्रेन में? आप बोलेंगे सर फ्लूडिटी प्रोवाइड करेगा। फास्फोलिपिड के कारण सर फ्लूडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में। तो फ्लूडिटी कौन प्रोवाइड करता है? आप बोलेंगे सर फास्फोलिपिड। अगर आपसे फास्फोलिपिड, और अगर आपसे पूछा जाए फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल, तो आप बोलेंगे सर लेसाइथिन। स्फिंगोलिपिड की बात कर ले, स्फिंगोलिपिड पाया जाता है नर्व सेल या माइलिन शीथ में। माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल में स्फिंगोलिपिड पाया जाता है। इसका मतलब नर्व के सेल मेम्ब्रेन में आपका स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है। तो ये कहां पर पाया जाएगा? आप बोलेंगे सर नर्व सेल में पाया जाएगा, नर्व सेल की मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की बात करें सर, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को। ये सर
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। यहां पर एक ही एग्जांपल ऐसा दिख रहा है, फाइटेनिक एसिड। फाइटेनिक एसिड सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता। आंसर होगा सी, सर फाइटेनिक एसिड सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता। ये होता क्या है, ये डायरेक्ट पॉइजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ये रोटेनोन, जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या अगर आपको ध्यान हो, जब रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे तो ईटीएस का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पर इनहिबिटर पढ़ा था, तो वहां पर रोटेनोन पढ़ा होगा। तो ये रोटेनोन जैसा बिहेव करता है, ये डायरेक्ट पॉइजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। डायरेक्ट पॉइजन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, पॉइजन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सर डायरेक्ट पॉइजन होगा। और ये जो आपका फाइटेनिक एसिड होगा, ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल हम लोग लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, आपसे बोल रहा है फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ जीवन फेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान जीवन फेज को कौन यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। राधे राधे सुचि जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। नमस्ते प्रियांशी जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। और भाई जितने लोग जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जीवन फेज को बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है। सेल ग्रोथ होगी, कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। डीएनए रिप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक, सेल ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। अगर यहां पर हम बात करें, बहुत बढ़िया आंसर कुछ लोगों का आ रहा है सेकंड का डी, कुछ लोग सेकंड का ए भी दे रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी भी दे रहे हैं। एक छोटी सी बात हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को लेकर, सेल साइकिल को लेकर। भाई सेल साइकिल हम लोग अभी पिछली क्लास में भी देखे थे, बट यहां पर भी एक डिफरेंशिएशन देखते हैं कि इसमें 2 फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है सर इंटरफेज, एक होता है यम फेज। ध्यान से समझिएगा, बताना क्या चाहता हूं। एक होगा सर यम फेज। इंटरफेज के 3 पार्ट होंगे, G1, यस, G2। इंटरफेज में आपका होगा G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। एम फेज में भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहले होगा सर कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। पहले होगा सर कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस के भी भाई यहां पर 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन लास्ट में आपका आएगा टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से हो सकता है, प्लांट में अलग तरीके से होता है, एनिमल में अलग। अगर प्लांट में साइटोकाइनेसिस की बात करें हम, तो यहां पर प्लांट में भाई साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट के द्वारा, सेल प्लेट मेथड के द्वारा, सेल प्लेट मेथड के द्वारा। अगर एनिमल में साइटोकाइनेसिस की बात करें, तो एनिमल में साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा भाई सेल फरो के द्वारा, सेल फरो के द्वारा, सेल फरो के द्वारा। अब यहां पर G1 फेज में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, मतलब सेल ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ करेगी एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। और क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ठीक है भैया। एस फेज में आपका डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। G2 फेज में सेल ग्रोथ तो होगी, बट यहां पर ये क्या है, फाइनल प्रिपरेशन होगी, किसके लिए, एम फेज के लिए। तो इसे हम लिखेंगे फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन फॉर एम फेज। एम फेज के लिए यहां पर फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव कहां पर है, आप बोलेंगे सर सेल ग्रोथ कहां पर हो रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव कहां पर है, तो G1 में। G2 में भी सेल की ग्रोथ होगी, कंटिन्यू सेल की ग्रोथ होती रहेगी, बट यहां पर फाइनल प्रिपरेशन होगा किसके लिए, डिवीजन के लिए। डीएनए का रिप्लिकेशन आपका
या साइटोप्लाज्म डीएनए का रिप्लिकेशन और सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन आपका एस फेज में देखने को मिलेगा। तो बस यहां पर बताना ये था कि ये जो पहला स्टेटमेंट है कि सेल ग्रो एंड कैरी नॉर्मल, ये जीवन के लिए है, ये जीवन के लिए है। सेकेंड वाला डीएनए रिप्लिकेशन ये यस फेज के लिए है। और सेल ग्रोथ एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस ये G2 के लिए है। और अगर साइटोकाइनेसिस की हम लोग बात कर लें, अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये एम फेज का पार्ट है, ये एम फेज का पार्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर ए वाला। आंसर क्या बनना चाहिए भैया, आंसर आपका बनना चाहिए ए वाला। बहुत बढ़िया, प्रणाम अनुराधा जी, आंसर आपका ए बनेगा। हाँ बिल्कुल, हम सारी चीजों को यहां पर तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक जनरल सी बात बता दे रहे हैं। जैसे इंटरफेज आपका 95% टाइम कंज्यूम करता है और 5% टाइम में आपका माइटोटिक या डिवीजन फेज हो जाता है या एम फेज कंप्लीट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। आंसर आपका बन जाएगा ए। अगला सवाल भैया, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब दीजिए। सवाल बड़ा अच्छा है। तीसरे नंबर का सवाल देखिए और जवाब दीजिए भाई। तीसरे नंबर का सवाल देखिए और जवाब दीजिए। हाउ अ यूकैरियोटिक सेल वॉल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, इट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ। आपसे बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से किस तरीके से डिफर करेगी, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट होती है। सेलुलोज, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकान। बताइए यूकैरियोटिक सेल वॉल में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में नहीं देखने को मिलता। 3rd का आंसर उमा जी ने सी दिया है, अंजू जी ने ए दिया है। देखते हैं भैया, देखते हैं किसका जवाब आता है। जवाब दीजिए भाई, सभी को जवाब देना है। 3rd का आंसर सी आ रहा है अनुराधा जी का, दिव्या जी ने 3rd का आंसर ए दिया है। देखिए होता क्या है, यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात हो रही है, तो भाई यूकैरियोट्स में आते कौन कौन है। एक बार सेल वॉल की बात कर लेते हैं सर, बैक्टीरिया की देख लेते हैं, प्लांट की देख लेते हैं, फंजाई की देख लेते हैं, एल्गी की देख लेते हैं। सारी चीजें क्लियर न हो जाए तो आप बताइएगा। एक छोटी सी स्लाइड, बात हो रही है सर सेल वॉल की, बात हो रही है सेल वॉल की, और आप लोग बताएंगे किसमें कैसा सेल वॉल होगा। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करते हैं, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट की सेल वॉल की बात करते हैं। उसके बाद सर फंजाई के सेल वॉल की बात करते हैं। फंजाई के बाद सर हम लोग एल्गी की सेल वॉल की बात करेंगे, और एल्गी के बाद सर हम लोग बात करेंगे प्लांट की सेल वॉल की, प्लांट के सेल वॉल की। आप बताइए बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी भाई, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी। गुड मॉर्निंग मीना जी, आप बोलेंगे सर बैक्टीरियल सेल वॉल जो होगी ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होगी, ये बनी हुई होगी पेप्टाइडोग्लाइकान की। इसी को हम बोलते हैं म्यूरेमिक एसिड, इसी को बोलते हैं म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। यहीं पर डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड भी पाया जाएगा। फंजाई की सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी हुई होती है सर, एंड पॉलीसैकेराइड पाया जाएगा, और साथ में सर पॉलीसैकेराइड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। एल्गी की सेल वॉल की बात करें, बताइए एल्गल सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी भैया, एल्गल सेल वॉल। आप बोलेंगे सर सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो यहां पर आप लिखेंगे एल्गल सेल वॉल में कि ये सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, गैलेक्टेंस की बनी हुई होगी, ये लिख लीजिएगा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनन्स की बनी हुई होगी, मैनन्स की बनी हुई होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स होंगे, ठीक। प्लांट की सेल वॉल सर सेलुलोज की बनी हुई होगी, हेमी सेलुलोज की बनी हुई होगी, हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, सर पेक्टीन की बनी हुई होगी, और प्रोटीन्स भी होंगे, और प्रोटीन्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आप बताइए, अब बताइए आप कि यहां पर बैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट। आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोट है। फंजाई, एल्गी, प्लांट यूकैरियोट है। तीनों जगह आपको सेल्यूलोज दिखेगा। इस काइटिन को फंगल सेल्यूलोज बोलते हैं। यहां पर जो पॉलीसैकेराइड होता है ये भी तो सेल्यूलोज ही होगा। तो यहां पर तीनों जगह सेल्यूलोज देखने को मिला। तो कहने का मतलब यूकैरियोटिक सेल वॉल में सेल्यूलोज आपको देखने को मिल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं देखने को मिली। तो ये यहां पर आंसर होगा सेल्यूलोज।
यूकैरियोटिक सेल वॉल किस तरीके से अलग हो रही है, सेल्यूलोज के थ्रू अलग हो रही है। और ये तो आपका बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट है, ये तो बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में पाई जाती है। ये चीजें तो आपका डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकान बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट होंगी। कुछ चीजें क्लियर हुई, कुछ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ठीक, अब बताइए एनिमल में कौन सी सेल वॉल होगी, किसकी बनी हुई होगी? एनिमल सेल में कौन सी सेल वॉल होगी भैया, किसकी बनी हुई होगी? एनिमल में, एनिमल की सेल वॉल बताइए, एनिमल सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? एनिमल सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी भैया? एनिमल सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? अरे जवाब तो दो, एनिमल के केस में बताइए सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? हाँ बहुत बढ़िया, यहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाती भैया, एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती। बहुत सही, चलिए तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। अगला सवाल भैया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर का सवाल है, विच वन एमॉन्ग द इंटायर ग्रुप फिट्स टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बताइए, चार ऑप्शन बनाए गए हैं, चारों के चारों किसमें कार्बोहाइड्रेट हैं वही बताना है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स किस ऑप्शन में हैं। जवाब दीजिए। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बिल्कुल। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें भैया। ध्यान से पढ़िएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर का सवाल भाई, ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए। अभी तक मुझे किसी का जवाब मिला नहीं है। 4 का आंसर डी आ रहा है लोगों का। सुचि जी का आंसर डी आया भैया, किसी का आंसर ए आ रहा है, उमा जी का आंसर ए आ रहा है, शैलजा जी का आंसर ए आ रहा है भाई। चलिए देखते हैं, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। ध्यान से पढ़िए, आपसे बोल रहा है कि सभी कार्बोहाइड्रेट हों। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, मैनोज है, माल्टोज भी है। ये लैक्टेट लिखा है मतलब लैक्टिक एसिड है, न कि लैक्टेट का मतलब है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो ये तो कैंसिल हो गए। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इरिथ्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अरे भाई यही तो है आपका कार्बोहाइड्रेट। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का मतलब है पीजीएल, पीजीएल, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इरिथ्रोज आपका सुक्रोज, और लैक्टोज यही तो है आपका कार्बोहाइड्रेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एर्बिनोज, फ्रक्टोज, सक्सिनेट, यहां पर ये सक्सिनिक एसिड आ गया, तो ये भी आंसर आपका कट जाएगा। सक्सिनिक एसिड आ गया भैया। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है, यहां पर भी आंसर आपका कट गया। आंसर आपका गया बी, आंसर आपका बी हुआ भैया। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी शुगर ही होता है, इरिथ्रोज शुगर है, सुक्रोज शुगर है, लैक्टोज शुगर है। यहां पर लैक्टेट लिखा है, लैक्टेट का मतलब लैक्टिक एसिड, सक्सिनेट का मतलब सक्सिनिक एसिड, ग्लाइसिन का मतलब अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ठीक, लैक्टेट और लैक्टेट और लैक्टोज दोनों में अंतर है। लैक्टेट का मतलब है लैक्टिक एसिड, इसलिए बोला टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्कैम होता रहेगा आपके साथ एग्जाम के टाइम पर। ठीक, आंसर आपका बनेगा बी। पांचवा सवाल, 5 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज आइडेंटिफाइड व्हेन क्रोमेटिड्स अटैच्ड? क्या हो रहा है यहां पर भैया? यहां पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ये आगे जाएगा, ये यहां पर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहां आ जाना चाहिए। अभी पढ़िएगा, which one of the following stage is identified when the chromatids are separated and attached to the spindle? बोल रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति में क्रोमेटिड्स अलग होते हैं और स्पिंडल से जुड़ जाते हैं? बताइए किस स्टेज में, किस स्टेज में, माइटोसिस के किस स्टेज में क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है? क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, बताना है आपको। आप बोलेंगे सर प्रोफेज की बात करें, यहां पर कंडेंसेशन होता है, यहां पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होगा। ठीक है, क्रोमेटिड्स कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाएंगे,
यहां पर क्रोमोसोम कम्स ऑन मेटाफेजिक या इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर क्रोमोसोम, और यहां पर क्या होगा भैया, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। अब जब सेंट्रोमियर स्प्लिट किया तो क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहां पर होगा, सेंट्रोमियर एनाफेज में होगा, और यहीं पर क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड। आंसर आपका क्या बनना चाहिए, आंसर आपका बनना चाहिए सर एनाफेज। टीलोफेज में क्या होगा भैया, टीलोफेज क्या होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है, ये आपका रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है, प्रोफेज में जो हुआ है उसी का रिवर्स होता है टीलोफेज में। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आंसर बन क्या रहा है आपका, आपका आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर सी। आंसर क्या आया, सी आया, बहुत बढ़िया। जवाब आप लोगों के सी आए भी हैं और आंसर आपका सी ही होगा। आंसर आप लोगों का क्या आया, सी आया भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, छोटे छोटे हिंट दिए गए हैं। इन वन ऑफ द साइटोलॉजिकल स्लाइड्स द होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सीन साइनेप्सिस, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम में साइनेप्सिस दिखा, मतलब यहां पर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ। अब प्रोटीन कंटेनिंग, और यहीं पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बना, इज फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट क्रॉसिंग ओवर, मतलब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और सिनेप्सिस हो रही है, किस स्टेज में ये होगा बताइए, इन विच स्टेज द एबव स्टेट ऑफ द सेल आइडेंटिफाइड, बताइए कहां पर ये आइडेंटिफाई होगा, किस सब स्टेज में आइडेंटिफाई होगा। बहुत बढ़िया, आंसर क्या आ रहा है भैया, देखते हैं। सबका जवाब आ रहा है बी, जाइगोटीन। बहुत बढ़िया, देखिए ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का सब स्टेज है, जिसे हम लोग याद करते हैं लता जरा पानी दे दो, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, यहां पर लेप्टोटीन में तो कंडेंसेशन होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका जाइगोटीन में बनता है, कहां पर, जाइगोटीन में। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। डिप्लोटीन में आपका काइजमेटा का क्या होगा, काइजमेटा विजिबल होगा, काइजमेटा यहां पर आपको दिखने लगेगा क्लियरली, एक्स शेप का काइजमेटा दिखने लगेगा, और आपका डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा हो जाता है। तो बिल्कुल आंसर आपका बनेगा बी, आंसर आपका बनेगा बी। केमिकली सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका डीएनए और प्रोटीन होता है। अगर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करें, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है भैया, ये आपका डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, केमिकली आपका महबूब आलम जी का सवाल है कि सर केमिकली सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो ये डीएनए और प्रोटीन का आपका बना हुआ होगा, आंसर आपका बी बनेगा। यहां कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल भैया, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। An organism under observation is found to be spindle shape, spindle shape का दिख रहा है, सिंगल सेल्ड है। हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करेंगे, स्पिंडल शेप का है, सिंगल सेल्ड है, इट हैज लॉन्ग फ्लैजेलम, फ्लैजेला बड़ा पाया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल लोकोमोशन है भैया प्योर वाटर में। देयर अपीयर अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस भी दिख रहा है, एंड मेनी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहे हैं ढेर सारे। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम दिस ऑर्गेनिज्म फिट इनटू, ये ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में फिट होगा। पहली बात स्पिंडल शेप है, सिंगल सेल है, न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, मतलब यूनिसेलुलर है, न्यूक्लिएटेड है, मतलब यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होगा भैया, जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर यूनिसेलुलर यूकैरियोट एक ही किंगडम है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर
क्या है, यूकैरियोट है। बाकी मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। माइकोटा का मतलब फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। प्लांटी आपका मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। ठीक है, न्यूक्लियस भी है, सिंगल सेल भी है, आंसर बनेगा प्रोटिस्टा। बहुत बढ़िया, सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं भैया। हाँ, बाउंड्री नॉट क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला, नास्टाक डिफर्स, नास्टाक सेल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ई कोलाई इन द फॉलोइंग फीचर्स। निम्न विशेषता में नास्टाक कोशिका ई कोलाई से भिन्न है। हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हेट्रोसिस्ट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द अबव। नास्टाक ई कोलाई से किस तरीके से डिफर कर रहा है, मतलब आपको बताना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरीके से डिफर करेगा भाई आपका, किससे, बैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से कैसे डिफर कर रहा है आपको यही बताना है, बताइएगा। नास्टाक एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। आंसर सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर डी आ रहा है कि सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ई कोलाई में नहीं होते हैं। ठीक, बहुत सही है। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया के केस में पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नास्टाक के केस में होगा। ये भाई सब पैथोजन कैसे होंगे, ये पैरासिटिक नेचर में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा डी वाला, बहुत सही, आंसर बनेगा डी वाला। हाँ, सरकारी ऑप्शन है भैया। द मोस्ट अबंडेंट गैसियस एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट गैसियस एलिमेंट इन द एटमॉस्फियर, ये तो सबको पता होगा। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बताइएगा। क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा भैया, दिल्ली ट्रिपल एसबी का सवाल है, सब अच्छे अच्छे एग्जाम से उठाए गए सवाल हैं, तो अच्छे से करिए। बिल्कुल, हम चिराग जी बनवा दे रहे हैं, ठीक है, हम आज ही प्लेलिस्ट बनवा देंगे इस पर, अभी हम सुबह बोले हैं, प्लेलिस्ट बन जाएगा, परेशान मत होइए। यहां पर बताइए मोस्ट अबंडेंट गैसियस एलिमेंट कौन सा होगा। हाँ, अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, देन उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, अब अदर्स की बात कर लें, इसमें आपके सारे गैसेस हो जाएंगे। नाइट्रोजन आपका कितना है, 78% अर्थ पर देखने को मिलता है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसके अलावा 0.97% आपका क्या है, अदर्स गैसेस हैं। तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन 78% है। ठीक है भैया, 78% है, बहुत बढ़िया। सर मुझे ब्लॉक कर दिए हैं उमा शुक्ला नेम से, आईडी अनब्लॉक करिए प्लीज। अरे कौन ब्लॉक कर दिया, अभी मैं करा दूंगा, दरअसल यहाँ पर अभी क्लास ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप इसी आईडी से मैसेज कर लीजिए, अभी मैं करा दूंगा, अनब्लॉक करा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो आंसर आपका बनेगा ए वाला। अगला सवाल लेते हैं भैया, 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल। आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गी, आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। निम्नलिखित में से भूरा शैवाल पहचानिए, निम्नलिखित में से भूरा शैवाल पहचानिए। अभी मैं करा दूंगा भाई, परेशान मत होइए। यहां पर जवाब दीजिए भैया, इसको ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। और जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, वीडियो को लाइक किया करो आप लोग, ठीक है। यहां पर जवाब दीजिए भाई यहां पर जवाब दीजिए, कौन सा इसमें ब्राउन एल्गी है। जवाब सबका आ रहा है सर फ्यूकस, धड़ल्ले से सबने जवाब दिया फ्यूकस, बिल्कुल भाई, फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गी है। ओइडोगोनियम और वाउचेरिया आपका ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं। पॉलीसाइफोनिया आपका रेड एल्गी है, क्या है, रेड एल्गी है, बहुत सही। फ्यूकस आपका क्या है, यही ब्राउन एल्गी है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक, अगर हम लोग ट्रिक देखना चाहें ग्रीन एल्गी के लिए लिख लेते हैं भाई,
एग्जाम्पल्स याद करने की कुछ ट्रिक जैसे एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, 11th वाली एनसीईआरटी में है। तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोगों को पता भी होगा। यूवी सनरेज कैन काजेज कैंसर। ठीक, ये ट्रिक है। यूवी सनरेज कैन काजेज कैंसर, एग्जाम्पल क्या होगा ग्रीन एल्गी का, आप बोलेंगे सर यूलोथ्रिक्स। कुछ एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, ठीक रहेगा। वॉलवॉक्स, एस से आपका होगा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। देन उसके बाद एक सी से हो जाएगा कारा, फिर होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और लास्ट में आपका आएगा क्लोरेला, क्लोरेला। कुछ चीजें क्लियर हुई। ये ग्रीन एल्गी याद करने का एक तरीका हो सकता है आपका। यूवी सन रेज कैन काजेस कैंसर, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, कायरा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लोरेला और आपका क्लेमाइडोमोनास। ये तरीके आप बना सकते हो खुद से, ठीक है ना, खुद से आप चीजें बना सकते हो। इसी तरीके से अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें, मतलब ब्राउन एल्गी की बात करें भाई, ब्राउन एल्गी के लिए भी एक ट्रिक है, एलईडी फ्यूज करके। क्या है, एलईडी फ्यूज। अब भी आप बोलेंगे सर कौन सी एलईडी है फ्यूज हो गई है। एलईडी फ्यूज में आपका होगा लेमिनेरिया, एल का मतलब लेमिनेरिया, ई का मतलब सर इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, डी का मतलब सर डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। उसके बाद सर एफ का मतलब फ्यूकस और एस का मतलब सारगाशम, सारगाशम। ठीक, ये कुछ याद करने के तरीके हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये कुछ याद करने के तरीके हैं, आप ध्यान रख सकते हो। अगर यहीं पर रेड एल्गी की बात कर लें, रेड एल्गी की बात कर लें, तो दो चार एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी दे रखी है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। पीजी पीजी। अब ये पीजी पीजी क्या है, आप बोलेंगे सर पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, फिर आपका है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, फिर आपका है पोरफायरा, फिर लास्ट में आपका आ जाएगा जेलिडियम, जेलिडियम। मतलब जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये आपके रेड एल्गी के एग्जाम्पल होंगे। ठीक, ठीक है भैया। तो ये तरीके हैं कुछ याद करने के, आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी के हैं, कुछ बियॉन्ड जाके नहीं बताया हूं। यूवी सनरेज कैन काजेस कैंसर, उसके बाद आपका होता है एलईडी फ्यूज, एंड देन रेड एल्गी के लिए पीजी पीजी कर लीजिए। तो आपका यहां पर जवाब हो जाएगा डी वाला फ्यूकस। अगला सवाल लेते हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन। हाइपोगाइनस फ्लावर हैज, बताइए हाइपोगाइनस फूल में होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर हैज, जवाब दीजिए भैया। 11 नंबर क्वेश्चन, हाइपोगाइनस फ्लावर हैज। हाइपोगाइनस फ्लावर हैज, हाइपोगाइनस फ्लावर हैज। फ्लावर को हम लोग तीन तरीके से पढ़ते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और आपका ईपीगाइनस। जवाब दीजिए भैया। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस में ओवरी हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर होती है, और जब हम लोग ईपीगाइनस की बात करते हैं तो ओवरी इंफीरियर हो जाती है। हम लोग इसको भी देख लेंगे, फ्लावर को भी देख लेंगे भाई। आप लोग का जवाब आ रहा है बी, बिल्कुल, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सीटेड ऑन द थैलमस। चलिए, आंसर तो बी ही दिख रहा है मुझे भी। आगे देख लेते हैं, हाफ सुपीरियर मतलब यहां पर बात हो रही है किसकी, ये कंडीशन है भैया पेरीगाइनस की, ये पेरीगाइनस की कंडीशन है। ठीक, इंफीरियर ओवरी है तो ये ईपीगाइनस कंडीशन है, ईपीगाइनस कंडीशन है, ईपीगाइनस कंडीशन की बात हो रही है।
अगर हम लोग बात करें हाइपोगाइनस फ्लावर की, क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल होगा सर ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। चाइना रोज, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ये एग्जाम्पल होंगे किसके? हाइपोगाइनस फ्लावर के। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल होगा प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, ROSE, ये पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है। ईपीगाइनस या इंफीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है ग्वावा, ग्वावा, कुकुम्बर, कुकुम्बर। और आपका एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दे रखा है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक, ये एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे ईपीगाइनस के। बहुत बढ़िया। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल कुछ लोगों ने बताया भी है कि सर ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, प्लम पिच रोज आपका हो जाएगा पेरीगाइनस का। और ईपीगाइनस की बात करें सर तो कुकुम्बर हो जाएगा, ग्वावा हो जाएगा, और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हो जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है भैया? आंसर आपका बन क्या रहा है? बी बन रहा है। अगला सवाल, अ कंप्लीट इंडो पैरासाइट, अ कॉमन इंडो पैरासाइट, हर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कॉमन इंडो पैरासाइट है लीवर ऑफ शिप, लीवर में पाया जा रहा है, 25 mm लॉन्ग है, 30 mm क्या है? ब्रॉडेस्ट पार्ट है इसका, फ्लैट है। कैसा है? फ्लैट लीफ लाइक बॉडी है, विद 2 सकर्स, इसमें 2 सकर देखे जा रहे हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक, आइडेंटिफाई द एनिमल्स, अब एनिमल को पहचानिए, एनिमल को पहचानिए। प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, टीनिया सोलियम, फेसियोला। यहां पे टीनिया सोडियम लिखा है, इसे सोलियम कर लीजिएगा। बताइएगा भाई। मैं प्लेलिस्ट सही करा दूंगा, परेशान मत होइए, इस क्लास को आराम से करिए, प्लेलिस्ट सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं ठीक करा दूंगा अभी, प्लेलिस्ट मैं अभी सही करा दूंगा भाई। आप लोग जवाब दीजिए, यहां पर आंसर क्या होगा? लीवर में पाया जा रहा है, कॉमन इंडो पैरासाइट है, फ्लैट वर्म होता है, 2 सकर पाए जाते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। एनिमल कौन सा होगा? लोग बोल रहे हैं सर फैसियोला हिपैटिका, या इसी को लीवर फ्लूक बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, लीवर फ्लूक बोला जाता है। प्लेनेरिया को क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया को क्या बोलेंगे भाई? आप बोल देंगे सर फ्लैट वर्म, या टर्बिलेरियंस भी बोलते हैं। ठीक, इसमें हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होगी। ठीक, सर सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक बोलते हैं, इसको सर ब्लड फ्लूक बोलते हैं। सर टीनिया सोलियम को फ्लैट क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलते हैं टेपवर्म, या पोर्क टेपवर्म बोलते हैं। ठीक, और फैसियोला हिपैटिका जो कि लीवर में, कहां पर? लीवर में पाया जाएगा सिप के, तो इसे सिप लीवर फ्लूक भी बोला जा सकता है। आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल भाई, विच विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू सीलोमेट, निम्न में से कौन सही उदरगुही या सीलोमेट नहीं है? प्लेटी हेलमेंथी, जेस हेलमेंथीज, नाइडेरिया, एनेलिड्स। इसका जवाब सोच समझ के दीजिएगा। बहुत नेट इशू हो रहा है। अच्छा वहां पर होगा, यहां पर ठीक है, हमें लगा यहां पर बोल रही हैं, यहां पर नहीं दिक्कत है, यहां पर जवाब दीजिएगा भैया, यहां पर जवाब दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नॉट ट्रू सीलोमेट। अगर हम लोग सीलोम की बात करें, अगर सीलोम की बात करें या एनिमल की बात कर लें सीलोम के बेसिस पर, तो 3 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एनिमल्स की बात करें तो पहला तो होता है असीलोमेट, दूसरा स्यूडोसीलोमेट, फर्स्ट होगा असीलोमेट जिसमें सीलोम ही ना हो, दूसरा होगा स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, और थर्ड होगा आपका सीलोमेट, सीलोमेट। तो जब हम असीलोमेट की बात करते हैं तो यहां पर आएगा आपका पोरीफेरा से
पोरीफेरा टू, यहां पर आप लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक आपका क्या होगा, असिलोमेट होगा। स्यूडोसिलोमेट में एस्केल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज। ठीक, उसके बाद आपका एनेलिडा से, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, ये आपका सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं भैया, सिलोमेट्स होंगे। यहां पर एस्केल्मिन्थीज ऐसा है जो स्यूडो सिलोमेट है, जहां पर ट्रू सिलोम देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बढ़िया, आंसर सबका बी आया है, अच्छी बात है। तो यहां पर आंसर बनेगा एस्केल्मिन्थीज, क्योंकि यहां पर स्यूडो सिलोमेट कंडीशन देखने को मिलती है। असिलोमेट में तो सिलोम ही नहीं है, स्यूडो सिलोमेट में ट्रू सिलोम नहीं है, और वही आपसे पूछ रहा है कि ट्रू सिलोम कहां नहीं होगा। आंसर होगा सर एस्केल्मिन्थीज, आंसर होगा एस्केल्मिन्थीज। बहुत बढ़िया। हाँ, पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक कोई सिलोम नहीं होता। एस्केल्मिन्थीज में स्यूडो सिलोमेट होगा, और एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक आपको ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। व्हाट आर ओमेटिडिया? ओमेटिडिया क्या है भैया? ओमेटिडिया क्या है? नेत्रांशक क्या होते हैं? अ पार्ट ऑफ द माउथ, पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट, elongate simple eye with a sheath of black pigment, eye labium and labrum, olfactory organ of an insect। बताइएगा ओमेटिडिया क्या होता है? ओमेटिडिया क्या होगा भैया? ओमेटिडिया क्या होगा, जवाब दीजिए। ओमेटिडिया 14 का आंसर आना शुरू हो गया है बी, सर इलोंगेट सिंपल आई। देखो होता क्या है, ओमेटिडिया पार्ट होता है कंपाउंड आई। क्या होता है? कंपाउंड आई का पार्ट होगा। ठीक है, अगर हम लोग एक आई की बात करें, आर्थ्रोपोड्स या काकरोच के एक आई की बात करें, तो उसमें कम से कम 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। ओमेटिडिया का शेप हेक्सागोनल होता है। ये नॉक्टर्नल विजन या मोज़ेक विजन प्रोड्यूस करता है। और आपका जो यहां पर आंसर होगा, बिल्कुल भाई आंसर होगा बी आपका, इलोंगेट सिंपल आई विद शीथ ऑफ ब्लैक पिगमेंट। इसका मतलब यहां पर फोटो रिसेप्टर्स और पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। बहुत बढ़िया भाई, सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, तो आंसर आपका बन जाएगा बी। अगला, द टाइप ऑफ माइग्रेशन, द टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच फिशेस इन फ्रेश वाटर डिसेंड टू द सी फॉर स्पॉनिंग इज टर्म्ड। अंड जनन के लिए मीठे पानी से समुद्र में नीचे आने वाली मछलियां, मतलब आपसे बोल रहा है कि फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से ओशियन की ओर मछली गई है, फिश ट्रेवल करके गई है। कैसा माइग्रेशन होगा बताइएगा, कैसा माइग्रेशन होगा? और जब हम लोग ओशियन वाटर से किसी फिश को आते देखते हैं फ्रेश वाटर में, मतलब रिवर वाटर में, तो इसे कौन सा माइग्रेशन बोलेंगे? इन दोनों के बारे में आपको बताना है। फ्रेश वाटर से यहां पर कहां जा रही है फिश? ओशियन की तरफ जा रही है स्पॉनिंग के लिए, अंडा देने के लिए। जवाब आ रहा है सर कैटाड्रोमस। जवाब आप लोगों का आ रहा है सर कैटाड्रोमस। बहुत बढ़िया, इसे बोलेंगे कैटाड्रोमस। ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन होगा, और ओशियन से फ्रेश वाटर की तरफ फिर से जो यंगवन बने वो लौट आए, तो इसे बोलेंगे एनाड्रोमस। इसे बोलेंगे एनाड्रोमस, एनाड्रोमस कंडीशन। आंसर यहां पर आपका बनेगा सी। ठीक है, एंगुला को इल भी बोलते हैं। एंगुला जो होती है इसे इल भी बोला जाता है भाई, और ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो कराता है। आपका शालमन हो गया, हिल्सा हो गया, ये सब एनाड्रोमस माइग्रेशन शो कराते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल भाई, यहां तक चीजें क्लियर हैं। फ्रेश वाटर से ओशियन की तरफ जाए तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन है, ओशियन से फिर फ्रेश वाटर में लौट आए तो इसे एनाड्रोमस बोलते हैं। आंसर यहां पर आपका बनेगा कैटाड्रोमस। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर फॉर द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दैट फ्रॉग अंडरटेक। बताइए किस टाइप का रिस्पायरेशन फ्रॉग में देखने को मिलता है? मेढक के श्वसन के प्रकार का निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? पल्मोनरी एंड गिल्स,
cutaneous and gills, both pulmonary and cutaneous, pulmonary, cutaneous and buccal. बताइएगा भैया, and buccal. जवाब दीजिए। सलमान खान, चलिए जवाब दीजिए भैया, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। यहां पर जवाब दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 16 का आंसर सी भी आ रहा है, डी भी। यहां आंसर होना चाहिए सर डी। अरे भाई, आपका जो मेढक होता है ये लंग से भी क्या करता है, रिस्पायर करता है, स्किन से भी रिस्पायर करता है और बक्कोफेरेंजियल भी करता है। यहां पर बक्कल लिखा है ना, मतलब बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की मदद से भी क्या करता है, रिस्पायर करता है। तो पल्मोनरी, क्यूटेनियस और बक्कोफेरेंजियल तीनों देखने को मिलते हैं फ्रॉग के केस में। आंसर बन जाएगा डी, आंसर बन जाएगा डी। क्यूटेनियस और पल्मोनरी नहीं होगा, यहां बक्कल लिखा है ना, तो बक्कोफेरेंजियल भी तो करता है, बक्कोफेरेंजियल भी रिस्पायरेशन तो करता ही करता है। ठीक है, बक्कोफेरेंजियल भी करता है। बक्कल यहां पे लिखा है, पढ़े नहीं क्या? इसी को हम लोग बक्कोफेरेंजियल भी बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल, फेरेंजियल रिस्पायरेशन। ठीक, आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी। आंसर बनेगा डी। 16 का आंसर क्या बन गया भैया, डी। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़े से सवाल छोटा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। यहां पर बताइएगा। हाँ बिल्कुल भाई, बक्कोफेरेंजियल करता है, बिल्कुल करता है। यहां पर बताइए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया। बोल रहा है निम्नलिखित में से सरीसृप वर्ग की विशेषता को उत्तम स्पष्टीकरण देता है। आपको रेप्टिलिया मतलब सरीसृप वर्ग का सही कैरेक्टर पहचानना है ये चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शंस में। अरे भाई दिक्कत होगी हमको पता है, बट आप ट्राई करोगे, हमको भी दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं तो दिख रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा ट्राई कर लोगे तो हो जाएगा। सवाल बड़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए लेकर आना ही पड़ेगा किसी न किसी ढंग से। और सिर्फ इंग्लिश में होता तो फॉन्ट की दिक्कत ना आती, हिंदी में भी देना पड़ता है। ठीक, चलिए 17 का आंसर बी आ रहा है सबका, 17 का आंसर सब बी दे रहे हैं भाई। चलिए सबका जवाब बी ही आ रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है लंग ब्रीदिंग होगी, बिल्कुल भाई, लंग पाया जाएगा रेप्टाइल्स में। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब भी होगा, बिल्कुल पेंटाडेक्टाइल लिंग पंचागुली अवयव पाया जाता है, ठीक है। कवर्ड बाय स्केल, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली डिवाइड इनटू टू, बिल्कुल वेंट्रिकल दो भागों में बटा हुआ होता है, सही है। एमनियन इनक्लोजेस द एम्ब्रियो, अरे भाई ए वाला ही सही दिख रहा है हमको तो ए वाला ही करेक्ट दिख रहा है, हमको तो आंसर ए वाला ही करेक्ट दिख रहा है। बताते हैं कैसे। पॉइकिलोथर्मस पेंटाडेक्टाइल लिम्ब हाईली ग्लैंडुलर स्किन, अरे भाई ग्लैंडुलर स्किन नहीं होता, स्किन ड्राई होता है। रेप्टाइल्स की स्किन कब से ग्लैंडुलर होने लगी, स्किन ड्राई होती है भैया, ठीक है। स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी। 2 चैम्बर्ड हार्ट लिखा है सी वाले में, ये भी गया। अगर हम लोग देखें तो 4 लिम्ड है, 5 देन उसके बाद बोल रहा है बाइकॉन्डेलर स्कल है, 4 चैम्बर्ड आपका बोल रहा है हार्ट। तो सी डी तो वैसे ही गलत है, बी वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर लिखा है हाईली ग्लैंडुलर स्किन, और स्किन हाईली ग्लैंडुलर नहीं होती। स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, रफ होती है। रेप्टाइल्स की स्किन में कहां से, हाँ नॉट ग्लैंडुलर, बहुत बढ़िया भाई, ड्राई होती है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए। लंग के थ्रू ब्रीथ करेगा, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होगा, कवर्ड बाय स्केल, स्केल पाया जाएगा। वेंट्रिकल जो होगा वो इनकम्प्लीटली डिवाइड होगा दो भागों में, एमनियन इनक्लोज करके रखेगा एम्ब्रियो को। अरे छोटा होने के बावजूद भी हमको भी हमारे फोन में दिख रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा कर लिया करिए, किसी किसी सवाल में दिक्कत आती है, अदरवाइज फोंट सही ही रहता है। जैसे इसका भी ठीक ही है, बड़ा है, तो परेशान मत होइए। हाँ बिल्कुल, यहां पर जवाब दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नॉट कैरेक्टरिस्टिक इन द स्किन ऑफ मैमल्स। मैमल्स की स्किन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्तनधारियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। इपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। उस दिन एक ट्रिक बताए थे कली जिसमें, कली जिसमें, एक ट्रिक बताए थे कली जिसमें,
मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम मालपीजी। ठीक, तो भैया एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम बिल्कुल सही है। मालपीजी लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल एंड न्यूक्लिया, ये भी सही है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर डिराइव्ड फ्रॉम इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल एपिडर्मिस आपका इक्टोडर्म से, डर्मिस आपका मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। कवर्ड बाय डर्मल स्केल फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन एंड स्किन हाईली ग्लैंडुलर। अरे भैया हमको पता है कि मैमल्स में एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, स्किन जो है ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट नहीं होगा भैया। ठीक, डर्मल स्केल्स नहीं होंगे। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर तो आपका डी होना चाहिए। मैमल्स की जो स्किन होती है वहां पर क्या डर्मल स्केल्स देखने को मिलते हैं क्या? ठीक, आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा डी। आंसर आपका बनेगा डी। अगला, इसका जवाब दीजिए। पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड टू, पॉली क्या है भैया? एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू, बताइए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किसमें किया जाता है? आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस एंड टू मेजर द मास ऑफ मॉलिक्यूल, देयर स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन केमिकल फॉर्मूला। बताइएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज। कुछ में डर्मल स्केल्स, ऐसे तो फिर भाई फोर चेम्बर हर्ट क्रोकोडाइल में भी होता है, रेप्टाइल्स के केस में। एक्सेप्शन की बात मत करिए, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करिए। एक्सेप्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जवाब अभी तक आया नहीं है, कुछ लोगों का आ रहा है सर बी होगा आंसर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं हम लोग सेपरेट स्मॉल न्यूक्लिक एसिड टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। अब वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शनेट द कंपोनेंट इन द मिक्सचर डिजॉल्व, नहीं भैया। स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोटीन क्रिस्टल, नहीं। आंसर क्या बनेगा? बी। न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। आज के क्वेश्चंस लॉन्ग लॉन्ग हैं, हाँ थोड़े बड़े हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है आपका न्यूक्लिक एसिड को क्या करने के लिए? डिफरेंशिएट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन बी रिसाइकल्ड, किस रिसोर्स को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पुनः चक्रिक है? पेट्रोलियम, कोल, आयरन, नन ऑफ दिस। आयरन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जवाब दीजिएगा भैया आप लोग, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20, किस रिसोर्स को हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते? आप बोलेंगे सर कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं नॉन रेनोवेबल होते हैं। कैसे होंगे? नॉन रेनोवेबल होंगे। इन्हें रेनोवेबल मतलब रेनोवेबल नहीं कर सकते, हम दोबारा नहीं फाइंड कर सकते एक बार अगर यूज कर लिए तो। इसे तो रिसाइकल नहीं किया जा सकता, नॉन रेनोवेबल है। आयरन को रिसाइकल किया जा सकता है, ये रिसाइकल्ड हो सकता है, रिसाइकल्ड हो सकता है। आंसर होगा सी। आंसर आपका बनेगा सी। आयरन को हम लोग रिसाइकल्ड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर सबका आ रहा है सी। बहुत बढ़िया भाई। हाँ नॉट ही तो पूछा है, कैन भी रिसाइकल्ड बोला है ना, नॉट नहीं पूछा है। बोला है रिसोर्स कैन बी रिसाइकल्ड, तो कौन सा रिसोर्स रिसाइकल कर सकते हैं? आप पेट्रोलियम यूज कर लिए तो रिसाइकल थोड़ी होगा, कोल यूज कर लिए रिसाइकल थोड़ी होगा, बट आयरन रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, लोहे के बने हुए सामान को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। अगला भैया, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी लिम्फोसाइट, बताइए टी लिम्फोसाइट का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, acquired immunocompetence in the bone marrow, secrete antibodies against antigen, 4 types of cell are recognized।
बताइए टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भैया? बताइए टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भाई? जवाब दीजिए। आंसर आ रहा है सी सबका। देखिए आपसे बोल रहा है इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी बेस्ड, एंटीबॉडी बेस्ड, और एंटीबॉडी बेस्ड ये बी लिम्फोसाइट के कारण होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये बी लिम्फोसाइट के कारण होगा। एक्वायर इम्यूनो कॉम्पिटेंस इन द बोन मारो, ये भी बी लिम्फोसाइट के कारण ही होगा। सिक्रीट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, ये भी बी लिम्फोसाइट के कारण होगा। आंसर बनेगा 4 टाइप्स ऑफ सेल आर रिकॉग्नाइज्ड, मतलब टी लिम्फोसाइट में हम लोग 4 तरीके के सेल देखते हैं। टी लिम्फोसाइट आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो कराता है। 4 तरीके के कौन कौन से सेल होंगे सर? तो पहला आपका होगा इफेक्टर सेल या इफेक्टर टी लिम्फोसाइट, इफेक्टर सेल हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल हो जाएगा। तीसरा आपका होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। चौथा आपका हो जाएगा सर मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल। ठीक, तो 4 तरीके के सेल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को दर्शाता है। और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं ये बी लिम्फोसाइट मतलब ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आंसर आपका बनेगा डी। आंसर क्या बनेगा भैया? डी बनेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इन एन एनिमल सेल हैज द फंक्शन ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन का फंक्शन है इनका लार्जर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स एंड ऑटोलिसिस भी करा रहा है। इन चारों में कौन सा सेल ऑर्गेनेल डाइजेशन और ऑटोलिसिस कराता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। जवाब दीजिएगा भैया। ग्लाइऑक्सिसोम। सर थर्ड वाला भी होगा ना? अरे नहीं भाई, थर्ड वाला क्यों होगा? थर्ड वाला कैसे हो जाएगा? सिक्रीट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी मेडिएटेड बी लिम्फोसाइट होता है ना, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड होता है, तो इसलिए सी वाला भी नहीं होगा। यहां पर जवाब दीजिए 22 नंबर। 22 नंबर सवाल भाई, 22 का आंसर आ रहा है बी लाइसोसोम। बिल्कुल, ये फंक्शन होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसे बोलते हैं सुसाइडल, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बैग ऑफ सेल। एटम बम ऑफ सेल, इसे बोल देते हैं एटम बॉम्ब ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि खुद को ही क्या करते हैं भाई साहब? नष्ट कर लेते हैं, कभी कभी ऑटोलिसिस करा लेते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलेंगे। पैराक्सीसोम में आपका होता क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटेलेज की प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है भैया। और यहां पर ग्लाइऑक्सिसोम और पैराक्सीसोम ये माइक्रो बॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो बॉडीज होते हैं। अगर पीएच की बात करें लाइसोसोम की तो पीएच 5 होता है, लाइसोसोम का पीएच 5 होता है, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन होगी। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, आप बताइए टीआरएनए डिफर्स फ्रॉम रिमेनिंग टाइप्स इन द बीइंग। टीआरएनए शेष अन्य से किस प्रकार अलग है? बताइए टीआरएनए एमआरएनए और आरआरएनए से किस तरीके से अलग है? किस तरीके से अलग है? हाँ, आत्मघाती थैली बोलते हैं भाई, बिल्कुल आत्मघाती थैली बोलते हैं। यहां पर बताइए कि टीआरएनए किस तरीके से अलग है एमआरएनए से और आरआरएनए से? जवाब आपको देना है। टीआरएनए किस तरीके से अलग है आरआरएनए और एमआरएनए से? 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 का आंसर आ रहा है बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं लीनियर एंड सिंगल स्टैंडर्ड का कोई केस नहीं भैया। कैरीज इंफॉर्मेशन इन इट्स एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन को ही हम लोग लिखते हैं नोडॉक, नोडॉक लिखते हैं। बिल्कुल बी वाला करेक्ट है।
टीआरएनए के पास भाई एंटी कोडॉन पाए जाते हैं। सवाल मेरा यह है कि कोडॉन्स किसके पास होते हैं? अगर एंटी कोडॉन टीआरएनए के पास है तो कोडॉन किसके पास होगा? कोडॉन किस आरएनए के पास होगा बताइए? कोडॉन किसके पास होगा? कोडॉन किसके पास होगा भैया? टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन है तो कोडॉन किसके पास होगा? कोडॉन किसके पास होगा बताइए? स्ट्रक्चरल आरएनए, स्टेबलाइज्ड एमआरएनए अटैच टू द राइबोसोम। नहीं भैया, आंसर तो आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। एंटी कोडॉन को नोडॉक भी हम लोग लिख लेते हैं। आप मुझे बताइए कहां पर कोडॉन्स पाए जाएंगे? बहुत बढ़िया, एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास आपका कोडॉन होगा। एमआरएनए के पास आपका कोडॉन होगा और एमआरएनए पर आपका टीआरएनए आके अटैच्ड होगा, उसके पास होगा एंटी कोडॉन, उसके पास होगा एंटी कोडॉन। बहुत बढ़िया, तो जवाब आपका बनेगा बी। अगला सवाल, ये क्या हो गया भैया? चलिए तो बस से रिलेटेड है, अगला देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। अ फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला इज ट्राइसोमिक। ड्रोसोफिला है ट्राइसोमिक फॉर वन ऑफ द क्रोमोसोम ए बी सी डी। 4 क्रोमोसोम यहां पर दिख रहे हैं, किसी एक के लिए ट्राइसोमिक कंडीशन हो जा रही है ड्रोसोफिला में। विच वन एमॉन्ग फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर दिस? बताइए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर दिस एनिमल। कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है एनिमल के लिए? ट्राइसोमिक कंडीशन किसी एक क्रोमोसोम में देखने को मिलेगी। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन। ट्राइसोमिक कंडीशन है, ए बी सी डी 4 क्रोमोसोम है। अब आपको ट्राइसोमिक दिखाना है, कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है वही आपको बताना है। 24 का आंसर सबका आ रहा है सी। यहां सब पे डिप्लॉयड कंडीशन है, लेकिन अगर हम देखें सी वाले में तो यहां पर ये आपको सी 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 दिख रहा है, मतलब ट्राइसोमिक कंडीशन दिख रही है, और यहां पर तो टेट्रासोमिक है। इस कारण से आंसर क्या होगा? आंसर आपका बनेगा सी। ट्राइसोमिक कंडीशन आपको देखने को मिली सी वाले ऑप्शन में। बहुत बढ़िया भाई, आंसर सी होगा। ट्राइसोमिक कंडीशन यहां देखने को मिली, ये देखिए यहां पर। अगर नीचे वाले की बात करें तो यहां पर टेट्रासोमिक है, इस कारण से आंसर कौन सा होगा? सी। और कहीं पर ऐसा नहीं है, यहां पर मोनोसोमी हो रही है, एक डिलीट हो जा रहा है भाई, तो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसको बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूटाजेनिक एजेंट? निम्नलिखित में से म्यूटाजेनिक एजेंट जैसा कौन एक्ट करेगा? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, मस्टर्ड गैस, या आपका ऑल ऑफ द एबव? ऑल ऑफ द एबव बताइएगा भैया, ऑल ऑफ द एबव। जवाब दीजिए भाई। 25 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूटाजेनिक एजेंट? ऐसा इन चारों में कौन है जो म्यूटेशन काज करता हो, म्यूटाजेनिक एजेंट हो? आंसर सबका आ रहा है डी भाई, बिल्कुल। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, मस्टर्ड गैस, ये तीनों म्यूटाजेनिक एजेंट होते हैं। आंसर आपका क्या बनेगा सर? आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। आंसर आपका बनेगा डी वाला, बिल्कुल भाई, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसका जवाब अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज नहीं पाया जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन अकॉर्डिंग टू लैक ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन मॉडल के तहत अगर लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या हो सकता है इन चारों में? स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब फॉर लैक्टोज परमिएज, repressor protein bind to the operator site, RNA polymerase interact with DNA to initiate transcription, beta galactosidase lactose permease and thiogalactosidase transacetylase synthesized। बताइएगा भैया, बताइएगा। ठंडी में भी सर आप कितना पानी पीते? जी बिल्कुल देखेंगे अंजू जी, अभी आप इसको देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, सवाल अच्छा है, इसका जवाब देना है आपको। लैक्टोज अब्सेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है भैया, लैक्टोज अब्सेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है। बिना पढ़े जवाब मत दीजिए, अब मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। लैक ओपेरॉन को देख लेते हैं, इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं।
मतलब इंड्यूसर अब्सेंट है या लैक्टोज अब्सेंट है? इंड्यूसर अब्सेंट, अब्सेंट मतलब इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज ही तो इंड्यूसर है। ध्यान से समझ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए, ये हमने बना लिया, ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। कुछ जीन्स को हम लोग देख लेते हैं भैया, कुछ जीन्स यहां पर हम लोग देख लेते हैं। रेगुलेटर जीन, ये आपका है रेगुलेटर जीन, ये आपका है प्रमोटर जीन, ये है ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन। समझिएगा, शांति से बस चीजों को देखिएगा। और ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक, यहां पर आपका जेड पाया जाएगा, वाई पाया जाएगा और ए पाया जाएगा। ठीक, इसे आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं भैया। ठीक, इसे आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन भाई साहब को, प्रमोटर जीन को पी से और ऑपरेटर जीन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, लैक्टोज अब्सेंट है, यहां पर बनाएगा ये रेगुलेटरी जीन या आई जीन आपका क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज है ही नहीं, लैक्टोज नहीं है तो बाइंड नहीं करेगा, ये चला जाएगा ऑपरेटर जीन के पास, बाइंड कर जाएगा और यहीं पर आपका, यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन पर बाइंड होता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तो हो गया बट आगे नहीं बढ़ेगा, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा और यहां पर ऑपरेटर जिन पर फिर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन चलेगी, प्रॉपर ट्रांसलेशन भी होगा। इसका मतलब रिप्रेसर प्रोटीन आपका बाइंड कर जाएगा किससे? ऑपरेटर साइट से या ऑपरेटर जीन से। आंसर अगर हम पढ़ें, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर साइट, आंसर बन जाएगा बी, आंसर बन जाएगा। ठीक, लैक्टोज अब्सेंट है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन जो बनेगा वो ऑपरेटर जीन से जाकर बाइंड कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रोक देगा। सबसे पहले आइजीन या प्रमोटर आपका क्या होता है? आइजीन आएगा, देन उसके बाद आपका आएगा प्रमोटर जीन, देन ऑपरेटर जीन आएगा, उसके बाद आपका क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है जिसके 3 पार्ट हैं, जे वाई ए, जिसे हम जया बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने भी दिया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जीन है, आंसर बी दिया है भाई। चलिए, आंसर आपका बनेगा बी। अगला सवाल, which one of the following does not help in regulating, does not help in regulating gene expression? निम्नलिखित में से कौन जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रण करने में मदद नहीं देता? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन या प्रोटीन मॉर्फोलॉजी। इन चारों में जीन एक्सप्रेशन में हेल्प कौन नहीं करेगा? गुड आफ्टरनून सुधा जी। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, टिक गलत लगा दिए सर, आंसर पता था बिल्कुल। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीन एक्सप्रेशन कौन नहीं देगा? जब भी हम लोग जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, ये सब बातें करते हैं। तो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, प्रोटीन डिग्रेडेशन हो, ये सब जीन एक्सप्रेशन देते हैं। प्रोटीन मॉर्फोलॉजी जीन एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं। प्रोटीन मॉर्फोलॉजी भैया, अरे भैया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये तीनों जीन, अगर हम इसकी बात करें ट्रांसक्रिप्शन की या ट्रांसलेशनल लेवल की, प्रोटीन डिग्रेडेशन की, ये तीनों जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन डिग्रेडेशन मतलब प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो ये तीनों तो एक्सप्रेशन के क्या होंगे? आधार ही होंगे। प्रोटीन मॉर्फोलॉजी कोई एक्सप्रेशन का आधार नहीं होगा, आंसर डी बनेगा। मॉर्फोलॉजी से क्या लेना देना एक्सप्रेशन से? ठीक है, चलो यहां पर बताइए, अ प्लांट टिश्यू फॉर्म हाइपोडर्मल रीजन ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम, पाया जाता है हाइपोडर्मल रीजन में, यंग डाइकॉट स्टेम में। प्रोसेस इलांगेटेड लिविंग सेल, ये लिविंग होता है विद अनइवन थिकनिंग, और इसमें अनइवन थिकनिंग देखने को मिलती है कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में अनइवन थिकनिंग दिख रही है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस टिश्यू? आप इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ठीक है, यंग स्टेम में पाया जा रहा है, हाइपोडर्मल रीजन में है, लिविंग है, अनइवन क्या है? थिकनिंग देखने को मिल रही है कॉर्नर में। बताइएगा।
यहां पर बताइए भैया, पैरेन्काइमा की बात करें अगर हम लोग, ये फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, इन सब चीजों में हेल्प करता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, ठीक है। अगर हम लोग कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसमें, यंग लीफ में, यंग स्टेम में, मतलब यंग प्लांट की बात हो रही है। और अनइवन थिकनिंग आपकी देखने को मिलती है कहां पर, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की अनइवन थिकनिंग देखने को मिलती है कॉर्नर में, किसके केस में, कोलेनकाइमा के केस में। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर ये लिखा है कि ये लिविंग सेल है, और लिविंग पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ही होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेराइड लिविंग नहीं होते। और यहां पर पैरेन्काइमा का केस बनेगा नहीं, क्योंकि यहां पर यंग डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है। आंसर आपका बनेगा बी। एक छोटा सा, छोटे छोटे ट्रिक्स दिए होंगे, उसी से आपको सवाल को निकालना है। पहली बात, लिविंग सेल, तो आपने सी डी को उड़ा दिया। देन उसके बाद आपने देखा कि अनइवन थिकनिंग है कॉर्नर पर, तो ये कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है। और एक यहां पर ट्रिक दिया है कि यंग डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। आंसर आपका बन जाएगा बी। अगला, विच वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेड मॉलिक्यूलर CO2, मॉलिक्यूलर CO2 इन C3 एंड C4 पाथवे रिस्पेक्टिवली, दे आर, बताइए। CO2 को एक्सेप्ट करने वाला C3 और C4 पाथवे में कौन होता है? सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर की बात हो रही है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 एंड C4 प्लांट। बताइए, C3 में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होगा और C4 में कौन होगा? यही आपसे पूछ रहा है। यहां पर C4 इसे हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन भाई। कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं। मैंने लिख दिया है। अगर C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट में 5 कार्बन का RuBP होता है, जिसे राइबोलोज बिसफास्फेट बोलते हैं। ये भाई साहब 5 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ये बाइंड करते हैं कार्बन से, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। C4 प्लांट में फास्फोइनाल पाइरुवेट होता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक। यहां से आगे चल के 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यहां से आपका 4 कार्बन का एक एसिड बनता है। कहने का मतलब सर, RuBP और पेप अपने को देखना है, मतलब फास्फोइनाल पाइरुवेट देखना है। यहां पर रूबिस्को पेप लिखा है, फास्फोग्लिसरेट लिखा है, राइबोलोज बिसफास्फेट एंड फास्फोइनाल पाइरुवेट। आंसर बन जाएगा सी, आंसर बन जाएगा सी। आप पहले इसको देख लीजिए। RuBP 5 कार्बन का होता है, जिसे राइबोलोज बिसफास्फेट बोलते हैं। फास्फोइनाल पाइरुवेट 3 कार्बन का होता है, जिसे यहां पर लिखा है फास्फोइनाल पाइरुवेट या PEP, ठीक। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपका बन जाएगा सी, आंसर आपका बनेगा सी। RuBP को ही राइबोलोज बिसफास्फेट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला, इसे बताइए, वेयर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस। आपसे बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहां पर टेक्स प्लेस करते हैं और ETS कहां पर पाया जाता है, रिस्पेक्टिवली पूछा है। दे अकर सेट, बताइए ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? आपका जवाब होगा सर साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल, जवाब होगा सर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ETS, जवाब होगा सर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी। सब बताया हूं, ग्रैना का कोई केस ही नहीं है भैया, ये गए। माइटोकॉन्ड्रियल ये भी गए, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी। आंसर क्या बना? आंसर बना सी, आंसर बन गया सी। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजिसोम ये भी गए, आंसर बन जाएगा सी। आज के सेशन में 34 क्वेश्चंस हैं, 34 सवाल हैं भाई, 34 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 सवाल आपको मिलेंगे होमवर्क के तौर पर, 32 में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर यहां पर सी होगा। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, और क्रिस्टी या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया। अगला 31 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम? पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम का कार्य है। बताइएगा, सवाल अच्छा है, जवाब आपको ही देना है। इसका जवाब आपसे ही चाहिए मुझे, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा भैया। होमवर्क कोई करता ही नहीं है। अरे भाई हमारा काम है देना, नहीं करेगा तो फिर वो उसका नुकसान है, क्योंकि एक दो सवाल मैं जानबूझ के लाता हूं कि आप लोग किया करो, कम से कम थोड़ा सा खुद का भी एफर्ट डालो। चलो यहां पर बताइए 31 नंबर, 31 नंबर सबका आंसर सी आ रहा है। अंजू जी, सुधा जी, हरिशंकर जी, आंसर सी आ रहा है भाई। देखते हैं, प्रीति जी आंसर सी, रश्मि जी का आंसर ए, और सुचि जी का आंसर सी। आप मुझे बताओ, अभी कमेंट बॉक्स को रोक के बस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप। माल्टोज को तोड़ेगा कौन? माल्टेज। माल्टेज आएगा कहां से? इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइनल जूस से। लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज, इंटेस्टाइनल जूस से। सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, इंटेस्टाइनल जूस से। तो ये तो इंटेस्टाइनल जूस वाले एंजाइम तोड़ सकते हैं। आपसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज की बात किया है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ेगा कौन? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अरे भैया इंटेस्टाइनल जूस से आते हैं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। जब वो इंटेस्टाइनल जूस से आते हैं तो ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ ही नहीं सकता। इंटेस्टाइनल जूस का काम है, बी वाला जो है ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम पैनक्रियाटिक एमाइलेज करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज करता है। कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं? माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब इंटेस्टाइनल जूस के पार्ट हैं। इंटेरोकाइनेज, अगर इंटेस्टाइनल जूस के पार्ट हैं भैया, इंटेस्टाइनल जूस वाले एंजाइम हैं, तो ये तो तोड़ ही नहीं सकता। ये तोड़ेगा किसे? ग्लाइकोजन और माल्टोज को। ये स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अगला, अ डाइट रिच इन ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट में रिच है डाइट। लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर, वाटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। टू होल्ड द प्रेसिपिटेट मटेरियल इन सोल्यूशन एंड हाइपरथायराइडिज्म, और एक कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म भी है। मे काजेज, ये काज क्या करेगा भैया? ऑक्सलेट से परिपूर्ण आहार और क्षेप सामग्री को द्रावण में रखने के लिए पानी की कमी, परावटु में रखने के लिए पानी की कमी और परावटु अतिक्रियता से हो सकता है। रीनल फेल्योर, नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 32 का आंसर सबका आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, बहुत सही भैया, किडनी स्टोन, ठीक। चलो ये रहा सवाल 33 नंबर क्वेश्चन, होमवर्क। ये है आपका होमवर्क। 33 नंबर सवाल आपका क्या है? होमवर्क है, और इसका जवाब दीजिए। ये 33 देख लीजिए भैया, यही होमवर्क है, इसका जवाब देना है आपको। सर हिंदी में रहने दीजिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका होमवर्क है 33 नंबर क्वेश्चन। और 34 का हम लोग देखते हैं, 34 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक ही सवाल दूंगा भाई, एक ही सवाल दूंगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज द चैलेंज फॉर मेंटेनेंस, क्या बोल रहा है? इज अ चैलेंज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन स्तर बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन चुनौती है? बताइए, ओजोन को मेंटेन रखने के लिए निम्न में से क्या चुनौती है? चैलेंजेस क्या है भैया? CO2, मीथेन, H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर H2SO4 नहीं होगा, चलिए। CFC, N2O, O2, O2 का भी बहुत नहीं है। नाइट्रोजन गैस हो गया भैया, कार्बन कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनोक्लोराइड्स हो गए, ये भी नहीं होगा। होगा क्या आखिरकार? अरे भाई CO2, मीथेन, CFC और NTO, यही सबसे बड़े चैलेंज हैं। 60% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, 20% आपका मीथेन, CFC आपका 14%, और आपका N2O आपका 6%। यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये क्या करती हैं? ओजोन को तोड़ देती हैं भैया, ओजोन को तोड़ने का काम करेंगी,
ओजोन को डैमेज करेंगी। ठीक, आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबके जवाब डी आ रहे हैं भाई। आंसर डी हो जाएगा, बढ़िया है। चलिए, आंसर क्या हो गया? डी हुआ। कुछ बैच से रिलेटेड बात हो जाए भैया, बैच से भी रिलेटेड बात हो जाए। चलिए, आते हैं मुद्दे की बात पर। तो एक बात और है कि जो 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क, वो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए यहाँ पर भाई बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 वर्ग के लिए न्यू बैच चल रहा है। यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, मतलब 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें आपको मिलेगा क्या सर? लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, जिसमें आपको 3 टीचर पढ़ाते हुए दिखेंगे। आपके मुस्तफ़ा सर फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके महेश सर, और आकाश सर आपके बायोलॉजी पढ़ाते हुए मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो, आज जो चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व की, यहाँ अगर किसी को कुछ भी डाउट लग रहा हो तो भाई आप अपना सवाल पूछ लीजिए। देन अदरवाइज आज की क्लास को फिर हम लोग रोकेंगे। ठीक है ना? थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, क्वेश्चन आज गलत ज़्यादा हो रहे थे, गलतियां कुछ ज़्यादा हो रही थी, आप लोग चीज़ों को थोड़ा पढ़ नहीं रहे थे। हम तो टाइम प्रॉपर देते हैं, तो थोड़ा पढ़ के सॉल्व किया करिए। ठीक है ना? सर जी, बीपीएससी टीजीटी साइंस के लिए कितनी फीस है? नंबर पे कॉल कर लीजिए अनुराधा जी, ये 9628959237 पर कॉल कर लीजिए। हम यहाँ पर फी रिवील नहीं कर सकते ना, तो आप वहाँ पर कॉल कर लेंगे तो फी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को भाई हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास को लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।